आज हम लोग बात करेंगे, जैसा आप लोगों से मैंने कहा भी था कि बहुत ही जल्द आप लोगों को इंटरव्यू मिलेगा इस चैनल पर, जिसको आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, चैनल को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आइए, अब वैकेंसी तो आ ही चुकी, जो हम लोगों ने उस दिन बात की थी उस मुद्दे पर कि किस तरीके से क्या मतलब मोदी रोजगार दो, उस मुद्दे पर बात की थी। उसके बाद ये वीडियो आ रहा मिश्रा सर के साथ, तो मुझे लगा कि उनसे जानकारी ली जाए पूरी। मतलब इंटरव्यू का मतलब होता है कि बेसिक से लेके बिल्कुल आखिरी तक किस तरीके से उन्होंने क्या क्या किया, किन चीजों को उन्होंने पार किया, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हुआ। तो पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि सर आपने ग्रेजुएशन किया, सब चीजें की, उसके बाद आपने क्या सीधे आपका लक्ष्य था यूपीएसआई की, धीरे से आप डाइवर्ट हुए, क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मेरा कोई टारगेट नहीं था कि मुझे यूपीएसआई में ही जाना है या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करनी है। बेरोजगारी का आलम बहुत चरम पे है, आज से नहीं, काफ़ी दिन से है, सबके साथ था। जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकले मार्केट में तो हमें भी लगा कि चलो ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जब मार्केट में निकल के आए तो देखा यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो पहले तो एसएससी की तरफ आगे बढ़ वो कर रहा है, क्योंकि एसएससी ही ऐसा एक एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करने से स्टूडेंट को स्टेट के भी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि उसी पैटर्न पे जो ऑफिसर ग्रेड के नीचे के जॉब होते हैं, लगभग सारा एग्ज़ाम उसी पैटर्न पे होता है। तो जब एसएससी की तैयारी करना चालू किए, एसएससी का एग्ज़ाम दिए 2 बार 3 बार, वहाँ सफलता नहीं मिली। उसी बीच में ये 2016 की वैकेंसी एसआई की आ गई, तैयारी ठीक ठीक थी, अपने लेवल की तैयारी थी। फिर इसके उसको देखो ऐसा रहता, बहुत इस समय कैंडिडेट देख रहे होंगे, मैं उनको ये बता दूं एसएससी वाला बंदा हर जगह क्यों कर जाता है। देखो होता क्या है कि मैथ हर जगह कॉमन, मैथ में उसका जो लेवल होता है आपसे इतना होता है। मैं फिर कह रहा हूँ एसएससी कैंडिडेट का मैथ का लेवल, अगर आप ओरिजिनल केवल यूपी की एग्जाम की तैयारी करें तो आपका लेवल हल्का सा उससे डाउन रहेगा। सत्यता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ एडवांस से लेके सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो वहाँ बहुत ब्रॉड सेक्शन आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको रीजनिंग मिल गई। अब बच्चे को जीएस भी अब तो पढ़नी पड़ रही है, जीएस भी हो गई। अब बचा क्या, हिंदी और मूल विधि, दो चीजें। तो सर ने वही किया कि हिंदी और मूल विधि को थोड़ा सा बताया कि हिंदी और मूल विधि को, क्योंकि आजकल कैंडिडेट सब सारा एसएससी की तैयारी कर अधिकता है। बिल्कुल। तो हिंदी और मूल विधि के लिए क्या वो ऐसी स्ट्रेटजी अपनाए? हिंदी और मूल विधि इतना समय दे, हिंदी और मूल विधि के लिए कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं करना है, कुछ स्पेशल नहीं करना हम लोगों को, क्योंकि हम वो स्टूडेंट है। अगर एसएससी का बंदा है, एसएससी की तैयारी करने वाला बंदा है, तो उसको मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं अगर उस लेवल पे होगा, बिल्कुल जो कंपटीशन दे रहा है, जो प्री निकाल रहा है, जो मेंस दे रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा अलग चीज, वो अलग बात। लेकिन अगर यहाँ तक जा रहा है तो उस बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एग्जाम निकाल सकता है। तो अगर मैथ पे उसको फोकस करना नहीं है ज़्यादा, रीजनिंग पे उसको ज़्यादा फोकस करना नहीं है। हाँ, हिंदी के लिए उसे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी तो एसएससी में आती नहीं। अब हिंदी का है क्या सर, थोड़ा सा नोट में, हिंदी का ये है कि हिंदी कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती है। अभी आपको भले डर लग रहा होगा, ठीक है, एक बार मेरे भाई किताब उठा के देखो। बिल्कुल, आपने कक्षा 10 तक तो हिंदी पढ़ी ही है, और क्या, मुझे भी नहीं आती थी। जब मैंने पढ़ी यार, देखा कि यार ये तो वही मुहावरे वही सब है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ब्रॉड सेक्शन में हिंदी नहीं आती है किसी एग्जाम में यूपी में। तो जब आप उसके अंदर डेप्थ में जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एसएससी का बच्चा पहले एक 2 साल तक हिंदी कौन पढ़ेगा, है ना, ये मतलब दिमाग में लगता है। किताब देखता नहीं ना, कभी पेपर देखा होता, एक आध पेपर तो देखो किताब, तो खुद आपके अंदर लगेगा भाई इसमें तो कुछ नहीं। जब हम इंग्लिश इतनी ब्रॉड एसएससी की कवर कर दे गए, ये अभी तक लैंग्वेज है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग उसके साथ कंफर्टेबल भी हो सकते हैं। तो सर का वही रहा, सर कंफर्टेबल हुए और आगे बढ़े। हिंदी पे थोड़ा फोकस करने वाली चीज ये है, क्योंकि जैसे जो हम लोगों की बोलचाल की लैंग्वेज हिंदी है ही है, तो उसके भी बेसिक्स हैं। बेसिक्स मतलब वर्णमाला है, ग्रामर है, उस पर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। उसमें सारी चीजें अगर आप अच्छे से कवर कर ले गए तो हिंदी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ना आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ना आपको, और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजीएस्ट सब्जेक्ट है। इजीएस्ट सब्जेक्ट कंपैरिजन रीजनिंग और मैथ के कंपैरिजन। बिल्कुल आपको यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं बहुत ब्रॉड है, आपको यहाँ ज्यादा मेहनत नहीं करनी, ना इसके ज्यादा टॉपिक्स हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे, संधि विच्छेद और ये जो सारी चीज तक का है मेरे। बिल्कुल, जो आप पढ़े, बस केवल आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। अगर हिंदी में आप इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए पूरे के पूरे मार्क्स आते हैं।
नहीं, घंटे समय दे लड़का। घंटे समय देने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट को अगर आप इक्वल समय दे पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं दे पा रहे हो, आपको ये लग रहा नहीं मेरी मैथ तो बहुत अच्छी है, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है। बात का और उत्तर दें, आजकल का जो कैंडिडेट है ये एग्जाम की फोकस नहीं तैयारी कर, आपको भी पता, हम भी नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि कहीं एसएससी का फॉर्म डला है जी जी, और उसका यहाँ यूपी का एग्जाम भी लगा है, राजस्थान की शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम लगा है, तो बच्चा किस तरीके से कैसे समय दे, क्या माइंड को मेकअप करे कि कहाँ उसको ज्यादा फोकस करना, जहाँ उसके चांसेस कम ज्यादा है। देखिए इस पर थोड़ा सा देखिए, मेरा जहाँ तक ये मानना है कि जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं कहीं ना कहीं उसके जो पैटर्न होते हैं 19-20 होते हैं। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म आपने डाला है, तो आपके लिए स्पेशल की ओर पढ़ना होगा कि बाल विकास, बाल विकास हुआ या स्पेशल स्टेट के बारे में आपको पढ़ना होगा। बस राजस्थान के कैंडिडेट हो तो आपको यूपी का डालना, तो आपको अलग से यूपी की पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो और सारे सब कुछ वही रीजनिंग, वही मैथ, यहाँ स्टैंडर्ड में ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई स्टैंडर्ड यूपी का स्टैंडर्ड हो सकता है थोड़ा ऊपर हो, राजस्थान का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे हो, एमपी का स्टैंडर्ड ऊपर हो, मतलब लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पैटर्न वही होते हैं। वही रीजनिंग होगी, वही मैथ होगा, वही जीएस होगी। बस आपको केवल एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे स्टेट के बारे में, आपको अलग से पढ़नी होगी। और किसी भी स्टेट के बारे में ज्यादा जानकारी आपको करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भी जानकारी स्टेट के बारे में जानकारी करने का मतलब इस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के प्रोडक्ट वगैरह क्या है, वहाँ के पक्षी, वहाँ मतलब इसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं, वहाँ के कलाएं क्या है, कहाँ से लगती है, किस किस राज्य से, क्वेश्चन स्टेट की हाँ इस तरीके से आते हैं। तो आप उसके लिए बुक्स आती हैं मार्केट में, बहुत सारे स्टेट ये स्पेशल की बुक्स। और सर एक जब कंटेंट की बात निकल के आई तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कैंडिडेट है कंटेंट बहुत ज्यादा है हमारे, जी जी जी, अब उसको सीमित कैसे करें? देखिए उसमें बहुत ज्यादा आपको इधर उधर भ्रमण करने की जरूरत नहीं कि लाओ ये भी कर ले, लाओ वो भी कर ले, लाओ वो भी कर ले। जो कंटेंट मिले आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल इन द सेंस मतलब कि ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कम में हो, लेकिन जो अच्छा हो, नॉलेज आपकी उस पर अच्छी पकड़ हो। देखो इनका टीचर क्या पता अलग ये पसंद करते हो, मैं अलग पसंद, तो अपने अकॉर्डिंग चीजें किया करो। ये नहीं कि इन्होंने कहा कि फला सर से पढ़ लो तो उससे तो ऐसा नहीं है, आपको क्या पता वो ना अच्छा लगे। बिल्कुल, तो आप इस जो एनवायरनमेंट है इसमें आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी सोच रखिए, बिल्कुल, और अपने हिसाब से चीजों को सजेस्ट करिए। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है सर का, आप ये थोप नहीं रहे हैं, कोई किसी पर थोपता नहीं है। और कोई ना टीचर जब किसी का सिलेक्शन कराता है, ना कोई कोचिंग संस्थान ना किसी का सिलेक्शन। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपके हार्ड वर्किंग। बहुत से कैंडिडेट सर के साथ जो जॉब कर रहे थे बताया जाता कहीं कोचिंग ही नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे गांव से रह के यार निकल के सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन लिए, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कोचिंग आपका एक माध्यम हो सकता है बात तक पहुंचाने का, लेकिन ये नहीं कि वो सिलेक्शन दिलाने की गारंटी देता है। गारंटी कोई टीचर है, ना आप गुमराह हो, ना किसी। आज के इस दौर में मिश्रा जी मुझे ये लगता है कि बच्चा अगर मेहनती है, लगनशील है, तो घर पे रह के तैयारी कर सकता। हम लोग जब थे तो वहाँ उतना तब ऑनलाइन का इतना नहीं, इस तरीके की ना मार्केट थी, ना इस तरीके के रिसोर्सेज थे। आज तो इतने ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस लड़का लगनशील होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, वो अपनी तैयारी के प्रति ईमानदार हो। ये नहीं कि आप सारे दिन लेके बुक्स किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो अपने आप के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। कोई भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो ईमानदारी दिखाओ, आप कहीं कुछ जॉब कर रहे हो तो ईमानदारी दिखाओ, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो ये सर हो गई सिलेक्शन प्रोसेस की, इनको हम लोगों ने। अब आप जो भी अन्य बातें पूछेंगे आप कमेंट कर दीजिए, आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा उस पर, जैसा टाइम होगा सर के पास। उसके बाद अब जो अगली जानकारी है फिजिकल, जी इस पर बात कर लेते हैं। ये हो गया उस पर, आपने सर का समझ लिया, ये चीजें समझ ली, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि फिजिकल क्या, कैसा, इनको किस तरीके अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए अगर देखा जाए फिजिकल का कितना रोल है, क्योंकि फिजिकल जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक अगले स्टेप पे जा नहीं सकते। बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ रिटेन में कितना भी अच्छा स्कोर कर ले जाओ, आप अगर टॉप भी करते हो तो अगर आपका फिजिकल नहीं क्लियर होगा तो आप अगले स्टेप में क्लियर नहीं होगे, वहीं से बाहर कर दिए जाओगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो फिजिकल के लिए अगर अभी से,
आपको लगता है फिजिकल बड़ा टफ है। सर एक मिनट सर, मैं ये बोलना चाहूंगा इसमें कैंडिडेट मुझे मैंने जो देखा है, आपने भी देखा है कि 3 तरह के कैंडिडेट हो। एक होता है केवल पढ़ने वाला, तो उसका फिजिकल से आज तक कोई संबंध नहीं रहा, वो मैं मान रहा हूँ कि यूपीएसआई में टॉप कर जाएगा, लेकिन वो फिजिकल जब बाद में करेगा तो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, अगले स्टेप में बाहर वो कैंडिडेट अभी से चाहे टहलना चालू कर दे, थोड़ा फिजिकल है। मैंने देखा है मुखर्जी नगर जैसी जगह में लोग कमरे में कैद रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल, उनको जब एकदम मैदान में उतारा जाता है तो वो ढेर हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो कैंडिडेट अभी से धीरे धीरे अपने पैर चलाना, बिल्कुल वो आपके हेल्थ के लिए भी सही है। हाँ, अगर आप इस डेली रूटीन में लाएं, 1 घंटे अपने लिए टाइम निकाला जा सकता है। इसके लिए ये मान के चलिए कि हम रिटर्न निकालेंगे, हमारा फिजिकल होगा, बिल्कुल होगा। अगर इस तरीके से आप सारा शेड्यूल सेट करते हैं तो आपको फिजिकल के लिए कोई और ये मत सोचना कि यूपी है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा समय देंगे नहीं। आप अभी से कोई अगर कोचिंग वाले गुमराह कर रहे हो, प्री निकालो उसके बाद 5 महीने समय मिलेगा, मैं बता दूं ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कुछ नहीं, आप लोगों के सामने एग्जांपल है, कांस्टेबल का एग्जांपल है, 1-1.5 महीने में करा लेंगे, कुछ करा लिया, कुछ भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश है, या ये मान के चलिए तो ये दिमाग से निकालने वाले। अगर आपके साथ प्रिपरेशन के साथ साथ रनिंग की भी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो ज्यादा नहीं कि अभी से 5 किलोमीटर दौड़ना चालू करो, हल्के अपने सुबह आप आधे घंटे 1 घंटे मॉर्निंग वॉक के रूप में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो, जितना आपको लगे कि आप सफर नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम नहीं, आपको अपने से अच्छा कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कैपेबिलिटी आपके अंदर यहाँ पर तभी मैंने कहा 3 तरह के कैंडिडेट है रनिंग के लिए। वो होता है जो कभी फिजिकल निकाले बैठा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यार मैं अगर बाद मुझे 2 महीने में समय में निकाल दूं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं मात्र 2 महीने दौड़ेंगे और निकाल के आते हैं। उनमें ये भी है इन्होंने कोई बहुत प्रिपरेशन के टाइम कोई रनिंग नहीं की है। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लें। तो ये हो गई फिजिकल में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं परेशान 4.8 किलोमीटर, बिल्कुल, और लड़कियों का 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर, ये आप समझ लें। उसका वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। ये हो गई अब फिजिकल एक्टिविटी के बाद इनको करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेडिकल की, जो तीसरा स्टेप है कि मेडिकल में लोगों क्या बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है? नहीं, मेडिकल में बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बहुत वो इंटरनल उसको चेक नहीं करते हैं कि आप ये मान के चलो कि एक्सरे कराएं, नहीं ना पैरा मिलिट्री ना आर्मी, उससे बहुत अलग होता है। इसको कंपेयर ना करें, उससे आप इसका कंपैरिजन मत करिए कि नहीं उस तरीके का मेडिकल, इसमें सब नॉर्मल होता है। आपकी आई साइट हो गई, आपकी ईयर मतलब सुनने की क्षमता चेक होगा, आपके फ्लैट फीट चेक होंगे, नी वगैरह चेक होगा, वेट चेक होगा, चेस्ट वगैरह चेक होगा, बस यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल सा होता है। बाकी मतलब कुछ भी नहीं। जैसे कुछ सेंटर पे हम लोगों को भी सुनने को मिलता है जो वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो वेरी करता है क्या करते हैं, आपके जोन पे डिपेंड रहता है वो भी। लेकिन बस इतना मान के चलिए केवल हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होता है। मेडिकल के दिन हाइट भी मेजरमेंट होता है, चेस्ट भी होता है, वेट भी होता है, उसके बाद आपकी आई साइट होगी, उसके बाद आपकी सुनने की क्षमता मतलब कान टेस्ट होगा, उसके बाद आपके फ्लैट फीट्स होंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो अब सर ये बताइए, तीनों स्टेप हम लोगों ने बात कर ली, उसके बाद अब क्या कितना टाइम लगता है ज्वाइनिंग आने में? अब देखिए ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए भर्ती किसी तरीके से कहीं फंसती नहीं, कोई कागजी कार्रवाई जैसे होती है, डीवी होता है, डीवी आपका हुआ उसके बाद डीवी तो 2 बार करानी पड़ेगी। एक बार आपको रनिंग के पहले डीवी करानी पड़ेगी, समझ लें चीजों को, और जब आप तैयार, जी उस पर वीडियो आ जाएगा, परेशान ना होइए। रनिंग के पहले एक बार डीवी करानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी रनिंग की डेट आएगी। फिर जब आप रनिंग क्लियर कर ले जाओगे, मेडिकल के लिए वो होगा, तो जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तब भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वहाँ 3-3, 2-2 जैसे प्रतियां मांगेंगे, वो उसके कॉल लेटर में वो लिख के देंगे। तो वहाँ भी वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें जो आप अप्लाई किए हो, आपके हाई स्कूल पर डिटेल वीडियो में बना दूंगा सर, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हो गया आपका डीवी, समझ लीजिएगा। उसके बाद डीवी होगा, फिर उसके बाद जो पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होगा या पहले? नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन रिजल्ट आने के बाद, फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद, मेडिकल वगैरह जो हो जाता है, उसके बाद वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप ट्रेनिंग में चले जाएंगे, उसके बाद नहीं, पहले ही। अच्छा, पहले होगा पुलिस कार्रवाई जो है पहले होगी, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आप ये मान के चलिए। और उसके बाद सर ये थोड़ा सा लास्ट में इसको खत्म करते हैं, वीडियो एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये लोग बोर भी हो जाएंगे। जी कि ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? अब ये मान के चलिए, वैसे तो शेड्यूल्ड है कि
12 महीने की ट्रेनिंग शेड्यूल्ड है। लेकिन होता क्या है कि ट्रेनिंग टाइम में ही ये आपके ट्रेनिंग के पार्ट में ही इंक्लूड करते हैं कि जो स्पेशल ड्यूटीज लेते हैं। जैसे उसमें आता है कि आपके होली की ड्यूटी स्पेशल ले लिए, आपकी मुहर्रम की ड्यूटी आती है, मतलब जो उस बीच में कोई फेस्टिवल वगैरह पड़ता है तो हम लोगों को भेजते हैं बाहर के 15 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जहाँ से डिमांड आती है कि हमें इतने फोर्स की जरूरत है तो ड्यूटी लेते हैं। तो उसमें भी मतलब 1-2 महीने डिले हो सकता है। बाकी आप ये मान के चलिए कि अपने टाइम पे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। 12 से 13 महीने हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ट्रेनिंग का सर आप बता ही रहे थे कि इनको यहीं पर बता दीजिए, क्या बहुत टफ होती लड़कों या डराया जाए? नहीं, ट्रेनिंग टफ नहीं होती है। ट्रेनिंग में करोगे साल आता है, ट्रेनिंग में बहुत इंजॉय आता है। टफ उनके लिए होता है, देखो आपके ऊपर है। जी, आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। आप अगर इको सेंट्री मतलब एक कमरे में कैद रहने वाले तो आपको वहाँ मजा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लड़के अपना चेयर को लेते हैं, एंजॉय करते हैं अपना। भाई देखिए एक्सरसाइज होगी, सब चीजें होंगी, एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज में डिपेंड रहता है। इस मॉर्निंग में ये होना, दोपहर में ये होना, शाम को ये होना, सब में डिवाइड रहता है। उतने टाइम वो काम कर, बाद बाकी आप मौज मस्ती पढ़ो लिखो जो करना हो कर सकते। अब एक आखिरी प्रश्न करके इनको एंड करते हैं कि क्या वहाँ रहकर यार कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं? देखिए उस टाइम में रियलिटी वो बताइए। बहुत ही लेबोरियस स्टूडेंट हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है। ये बिल्कुल जो बहुत ही लेबोरियस या डेडिकेटेड स्टूडेंट हो वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन वहाँ थोड़ा जो शेड्यूल है बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। हेक्टिक शेड्यूल इन द सेंस इस तरीके से कि आपको अर्ली मॉर्निंग 4:30 क्योंकि 5-5:30 तक आपको ग्राउंड में पहुंच जाना है। आप ग्राउंड में पहुंच जाओगे 5:30 बजे। पहुंचने के रेडी होने का मतलब है कि कम से कम आप ये मान के चलिए कि आप 4:30 बजे 4 बजे जैसा भी आपका वो हो आपको जगना पड़ेगा। और जब 5 बजे आप 5:30 बजे ग्राउंड में पहुंच जाओगे तो आपको वापसी रूम में आने का मतलब है 8:30 बजे। 8:30 बजे के बाद आओगे, आपको नाश्ता करना, 9, 9:15, 9:30 से आपकी क्लास होती है जो चलती है 2 बजे तक, 1:45 बजे तक, कुछ टाइम के बाद 2 बजे तक। 2 बजे वापस जब आप आओगे उसके बाद आपका होगा लंच का टाइम होगा। आप लंच करोगे, फिर शाम को 3-3:30 बजे फिर आपको जाके ग्राउंड में पहुंचना है। 3:30 बजे जब आप ग्राउंड में पहुंचोगे फिर लौट के आओगे 5:30 बजे, 6 बजे। उसके बाद आपका चाय नाश्ता का टाइम होता है। फिर शाम को आपको फालिन होना होता है काउंटिंग के लिए। 8 बजे के करीब, 8:15 बजे के करीब रोल कॉल होता है कि आपको बुलाएंगे, काउंटिंग होगी। इस तरीके समझ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यार अपने हिसाब से देख सकते हो, शेड्यूल सर ने बता दिया है। और सर लास्ट क्वेश्चन कि आपने जब पहली बार वर्दी को पहना तो क्या शीशे के सामने आपको क्या फील हुआ? घर वालों को क्या फील हुआ जब आपने फोटो भेजी? क्या लोगों की इंप्रेशन है वो इनको आखिरी में बताओ, जिससे ये लोग मोटिवेट हो और अभी से एकदम लगन से लगे रहे। इनको डबल स्टार लेने हैं और अपने घर वालों का जो है नाम रोशन करना है। तो वो थोड़ा सा इनको बता दे कैसा फील होता है जब आप यूनिफॉर्म एक आम नागरिक को आम अनागरिक से अलग करती है। बिल्कुल कोई इज्जत यूनिफॉर्म व्यक्ति की नहीं है। वैसे हमारे दोस्त हैं, कल को हमें ऑन ड्यूटी होंगे, हमारा भी चालान काट सकते हैं, ये तो चलता है। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि ऑन ड्यूटी और उसमें थोड़ा सा मतलब वर्दी का ही है। डबल स्टार लगे, वहीं 3 हो जाते हैं, इनके भी सीनियर्स आते हैं, कहीं 5 लगे, 4 लगे तो बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग भी देखते हैं और बहुत से लड़के यूपीएसआई से बाद में पीसीएस रैंक की निकालते भी हैं। तो आप लोग इस तरीके से समझे कि लगे रहे कि सर का वही कहना। घर वालों को बहुत अच्छा लगा, हमको भी, दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा। सभी जगह से आया, हाँ मैसेज आती है, मिलती है। तो अभी आपका चाहे कुछ भी पार्ट रहा होगा, सर का भी पार्ट जो भी रहा हो, आज ये इंस्पेक्टर इसलिए आप देख रहे हैं वीडियो हम लोग जुड़ के। ये चीजें रहती है तो वही आप भी बने और लगे रहे लगन से। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।